हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बारे में जानेंगे, जिसे हम 1909 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट को हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में भी जानते हैं, यानी कि मार्ले मिंटो ने जो सुधार किए थे। अब इसमें क्या हुआ था कि हमने सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। उसके बाद 1784 का हमने पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ा था। अब उसके बाद हमने फिर कुछ चार्टर एक्ट्स पढ़े थे जो कंपनी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए यूज किए गए थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से ये रिफॉर्म्स खत्म कर दिए गए, चार्टर एक्ट वाले। और उसके बाद 1858 में ब्रिट 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। अब इस एक्ट से क्या हुआ था कि जो कंपनी का शासन था वो खत्म कर दिया गया था और सारी बागडोर ब्रिटिश सरकार के अधीन चली गई थी इंडिया के अंदर की। अब हम चलेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 क्या आया। फिर बीच में दो तीन और रिफॉर्म्स आए थे, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उसे भी जानना जरूरी था। तो नेक्स्ट चलते हैं पहले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के पास। तो सबसे पहले भारत अधिनियम, जो परिषद अधिनियम 1892 बनाया गया था, उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो भारतीय परिषद बनाई थी, तो भारतीय परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो यूनाइटेड किंगडम की संसद थी, उसने ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो विधान परिषद थी हमारे देश में, जो इन्होंने भारतीय परिषद के नाम से बनाई थी, उसके आकार में वृद्धि की और यहीं से भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई। अब इसमें क्या क्या प्रावधान हुए उसके बारे में जानेंगे। तो इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी, प्रावधान थे, पहला था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, पहले तो दो भागों में थी। एक केंद्र संचालित करता था और एक प्रांतों में होती थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, इस टाइप से। और एक केंद्र की होती थी जो ब्रिटिश सरकार के अधीन आती थी। उन्होंने क्या किया, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन इनमें भी इन्होंने आधिकारिक बहुमत बनाए रखा था। इसका कहने का मतलब है कि जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, जैसे भारत से रिलेटेड जो सदस्य हुआ करते थे, उनके उनको भी ऐड करना शुरू कर दिया, जबकि पहले क्या था कि सिर्फ अंग्रेज शासक ही उसमें अलाउड होते थे। इन्होंने किया कि जो विधान परिषद थे उसके कार्यों में पहले तो वृद्धि की और उन्हें बजट पे चर्चा करने की शक्ति भी प्रदान कर दी। इस अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी, यानी कि अब विधान परिषद ज्यादा कार्य कर सकती थी। पहले उसे कुछ सीमित कार्य प्रदान किए गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जब ये 1892 का एक्ट आया काउंसिल, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं इसीलिए क्योंकि भारतीय परिषद जो थी उसी के कार्यों में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पे भी चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद नंबर 3 है कि कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो जो कार्यपालिका थी ब्रिटिश संसद की, अब वो प्रश्न भी कर सकती थी। तो अगर उसे कुछ भी बजट में या कुछ कार्यों में प्रॉब्लम होती थी तो वो भी संसद में सवाल कर सकती थी। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4 की जो प्रांतीय विधान परिषद थी और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी सिफारिश हुआ करती थी अगर किसी की नियुक्ति करनी है तो, या फिर कोई चेंजेस करने हैं तो जो वायसराय होता था वो प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर कार्य करता था। सबसे पहले पहला कार्य ये होता था कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसको कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय ही प्रयुक्त करता था, और सिफारिश कौन देता था, विधान परिषद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आधिकारिक सदस्यों के नामांकन के लिए जो प्रदान किए जाते थे, वायसराय ही प्रदान करता था। उसके बाद बी है कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद वो जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और जो कक्षों की और अन्य कक्ष जो हुआ करते थे उनकी सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति भी वही करते थे। यानी कि जो भी काम करना होता था वो उसकी पावर वायसराय को दे दी गई, लेकिन वायसराय खुद ये काम नहीं करता था, वह भी किसकी सिफारिश लेता था, प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो ये सब काम करने के लिए उसे इनकी जरूरत होती थी। तो ये तो हो गए हमारे इस अधिनियम में। अब हम चलेंगे मॉर्ले मिंटो अधिनियम की तरफ, जो कि मॉर्ले मिंटो सुधार जो थे
क्योंकि उस वक्त तो जो 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया 1909, उसे हम मार्ले मिंटो सुधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मार्ले जो थे वो इंग्लैंड के अंदर भारत के राज्य सचिव थे। तो इस वजह से हम इन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म्स कहते हैं। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ये भी काउंसिल के लिए ही आया था। अब इसके क्या प्रावधान है? सबसे बड़ी बात कि जो नरमपंथी कांग्रेस पहले नरमपंथी थी, लेकिन जब 1916 में जाके ये दो भागों में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल में। तो उससे पहले ये नरमपंथियों की तरह ही काम करते थे। तो 1909 में जब कांग्रेस को शांत करने और धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि जो धर्म आधारित थी, यानी कि 1905 के आसपास इन्होंने हिंदू और मुसलमान करना शुरू कर दिया था, और 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तब इन्होंने इस एक्ट को 1909 में लाए, जिससे कि जो मुसलमान हैं उनमें और हिंदुओं में धर्म आधारित निर्वाचक मंडल बन जाए। तो इसीलिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिकता स्थापित की थी, तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो जो भारत के वायसराय थे, उनको भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। तो इन्हें किस रूप में जाना जाता है? सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में। अब इस एक्ट में क्या क्या मतलब क्या क्या प्रावधान किए गए थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट इसका प्रावधान आता है कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, उसके आकार में और वृद्धि की गई। इससे पहले जो वृद्धि की गई थी उससे भी बढ़ा दी। अब इन्होंने क्या किया, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 16 से लेकर 60 सदस्य कर दिए। यानी पहले इसमें 1892 के एक्ट में 16 सदस्य थे, तो इन्होंने बढ़ाकर उसे 60 कर दिया। वहीं प्रांतीय परिषद विधान परिषद में एक समान संख्या नहीं थी, वो कुछ भी हो सकती थी, क्योंकि उसमें कोई वृद्धि का कोई चक्कर नहीं था। उसमें जितने सदस्य होते थे वो ये अपने आप ही उसमें कम भी कर सकते थे और बढ़ा भी सकते थे। वैसे इन्होंने प्रांतीय विधान परिषद में वृद्धि की थी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई एक समान वृद्धि नहीं थी कि 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया हो या नहीं। वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते थे सदस्य, उनकी कोई गिनती नहीं होती थी। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें तो इन्होंने एक आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, यानी कि इसमें जो है अधिकारी ज्यादातर अंग्रेज अधिकारी ही हुआ करते थे। कौन होता थे? अंग्रेज अधिकारी, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने हुए होते थे केंद्रीय विधान परिषद में। लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषदें बनाई गई, उसमें गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी गई, यानी कि इसमें हम भारतीयों को भी चुना जा सकता था, जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें। तो नेक्स्ट है कि जो दोनों स्तर की विधान परिषद हुआ करती थी, वो विचार विमर्श के कार्यों का विस्तार किया गया। इस अधिनियम में ये भी किया गया कि जो विधान परिषद है वो विचार विमर्श के कार्य कर सकती है, और उनके अधिकारों में बढ़ोतरी की गई। जैसे उदाहरण के लिए कि सदस्य जो है वो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, और बजट पर प्रस्ताव पेश करने की भी अनुमति उन्हें प्रदान की गई। ये उदाहरण है एक तरीके से कि जो सदस्य थे वो ब्रिटिश संसद में या विधान परिषद में सदस्यों को प्रश्न पूछ सकते थे। ऊपर से जो बजट लागू होता था उस पे अपने प्रस्ताव भी पेश कर सकते थे कि हम ये चाहते हैं कि इस बजट में ये चीज ऐड हो जाए, या फिर ये चीज सही नहीं है, इसे हटा दिया जाए। नेक्स्ट, अगर हम देखें इस एक्ट में ये प्रावधान और किया गया कि जो भारतीय लोग थे, तो भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद होती थी उनके साथ भी जोड़ने का काम किया गया इस एक्ट के द्वारा। यानी कि अब केवल और केवल अंग्रेजों का ही उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता था, यानी कि जो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद थी वो जरूरी नहीं कि सिर्फ वायसराय और गवर्नर की जो परिषद बनेगी उसमें केवल अंग्रेज ही होंगे, बल्कि इसमें ये जोड़ दिया गया कि भारतीय लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। इसी के तहत जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्हें वायसराय की कार्यपालिका का प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। तो सत्येंद्र सिन्हा को किसमें जोड़ा गया था? कानून सदस्य के रूप में। यानी कि वायसराय का जो कानून बनेगा उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक भारतीय सदस्य थे। और इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है याद करना, क्योंकि ये वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो ये पहले भारतीय सदस्य हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो प्रेसिडेंसी निगम थे, इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि जो प्रेसिडेंसी निगम थे और वाणिज्य मंडल और विश्वविद्यालय और जमींदार, इनके सबके अलग अलग प्रतिनिधित्व करवा दिए गए। पहले इन सब पे प्रतिनिधित्व कौन करता था? वायसराय या फिर प्रांतीय विधान परिषद, किसी एक का ही इस पर होता था। लेकिन
अब इन्होंने क्या किया कि अलग अलग सबका एक एक मुखिया बना दिया गया, जो प्रेसिडेंसी निगम थे, व्यापारिक मंडल या वाणिज्य मंडल कह सकते हैं, विश्वविद्यालय और जमींदार वगैरह सबका अलग अलग प्रतिनिधित्व कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि जो पृथक निर्वाचक मंडल, इस अधिनियम में इन्होंने क्या किया कि जो पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि अलग अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई, जिसमें हिंदुओं का अलग कर दिया गया और मुसलमानों का अलग कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व स्थापित किया, इसमें क्या हुआ कि जो मुसलमान थे, अगर मुस्लिम सदस्यों को चुनना है तो उन्हें केवल और केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। ये चीज इन्होंने की थी इस एक्ट के थ्रू। तो इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को भिड़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि अंग्रेजों का रूल था फूट डालो राज करो वाला। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया कि जो सांप्रदायिकता थी उसको वैध कर दिया, और मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम सदस्य ही चुन सकते थे, ये इन्होंने अधिकार इसमें दे दिया। अब इस प्रकार ये जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स है, इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया इस प्रकार से। तो यहीं से मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की निर्माण की एक नींव पड़ी थी उस टाइम से, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ये थे आज हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।